नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लॉगरिथम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। लॉगरिथम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है एज फार एज कैलकुलेशन पार्ट इज कंसर्न। मतलब आपको 11th 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन रहते हैं उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता। और उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस है वो लॉगरिथम मतलब लॉग टेबल अलाउ किया जाता है आपके एग्जाम में। और लॉग टेबल के जरिए आपको वो कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉगरिदम है वो अगेन हमारे फंक्शन चैप्टर में, मैथमेटिक्स का जो फंक्शन चैप्टर है उसके बाद कैलकुलस में भी बहुत बार ये लॉगरिदम आता है। उसकी जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के ऊपर आता है। लेकिन आज जो हम लॉगरिदम देखने वाले हैं उसमें हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस है उनको कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप। मतलब आज तो पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 आपको जैसे दिख रहा है। तो फर्स्ट लेक्चर है इसलिए आज मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक ही बताऊंगा आपको। उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको वो जो कैलकुलेटिव पार्ट रहता है जो आपको एग्जाम में करना होता है, जहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता और एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं। देखो, अंडर रूट ऑफ या मान लो कोई फॉर्मूला है, फिजिक्स का कोई तो बड़ा फॉर्मूला है, इसके है, इसके अंदर है क्यूब रूट ऑफ 0.014 का स्क्वायर इंटू 1.29 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। कैन यू डू द सेम बाय मैन्युअल कैलकुलेशन? मैन्युअल कैलकुलेशन से कर सकते हो, हाँ थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। अरे क्यूब रूट भी निकालना है, अगर क्यूब रूट भी निकालना है तो मैन्युअली कितना टाइम लगेगा? टाइम मतलब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम वगैरह कुछ नहीं यूज करना है। फॉर दैट वी हैव द लॉग टेबल, एंड लॉग टेबल के जरिए यू आर सपोज टू फाइंड आउट द आंसर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर ऐसे वियर्ड से एक्सप्रेशन आए तो उन एक्सप्रेशंस को देखकर ही हम डर जाएंगे, अरे यहाँ तक का आंसर, मतलब आंसर यहाँ तक लिखो और उसके बाद छोड़ दो। ऐसा नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर आपको निकालना होगा और वो आंसर आप लॉग टेबल के जरिए निकाल सकते हो। दैट इज द यूज ऑफ लॉग टेबल, और आगे जाकर आपको कैलकुलस वगैरह में भी वो काम आएगा। ठीक है। तो ज्यादा बात बात नहीं करते, हमारे मेन कंटेंट को हम शुरू करते हैं। तो लॉगरिदम, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो लॉगरिदम की कंसेप्ट है ना, ये जॉन नेपियर ने यहाँ पे शुरू की, डेवलप की। सो जॉन नेपियर इन 1614 लॉग की जो कंसेप्ट है, लॉग टेबल नहीं, लॉग की जो कंसेप्ट है वो उसने डेवलप की। ही हैज डेवलप द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिदम। एंड हेनरी ब्रिग्स हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉग टेबल। इसने क्या किया? इसने कंट्रीब्यूशन किया। किसके लिए कंट्रीब्यूट किया? लॉग टेबल के फॉर्मेशन के लिए, लॉग टेबल का फॉर्मेशन। ओके। सो लॉगरिथम को हम अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट था वो मैंने आपको बताया। अब लॉग टेबल और लॉग, लॉग क्या होता है? तो लॉग देखो, लॉग ऑफ, अगर मैं लिखूं लॉग और यहाँ पे लिखूं ए और यहाँ पे लिखूं बी, तो इसका मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। और इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, उसको अगर मैं सी बोलूं। अब मैं यहाँ पे आपको फंक्शन वगैरह की बातें नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ फंक्शन वगैरह, लेकिन यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम ये लॉगरिदम देख रहे हो। तो यहाँ पे फंक्शन, हम फंक्शन चैप्टर में जब लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे उसका डोमेन, उसकी रेंज वगैरह। तो यहाँ पे बस मैं जितना बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। अगर मैंने ऐसा एक्सप्रेशन लिखा, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है log ऑफ दिस a टू द बेस b इज इक्वल्स टू सम आउटपुट c। अब आउटपुट इनपुट क्या होता है? तो आपको एक फंक्शन का एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। और फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। फंक्शन क्या होता है? एक मशीन जैसा होता है। और मशीन में क्या करते हैं हम? कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और मशीन हमें कुछ ना कुछ आउटपुट यहाँ पे देता है। तो मशीन का काम क्या होता है? मशीन काम करता है ना, मीन्स इट 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 वर्क्स एज अ, और इट डू सम वर्क। मशीन क्या करता है? फंक्शन करता है कोई ना कोई। तो फंक्शन जो रहता है वो मशीन की तरह रहता है, जिसमें हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। जो हम इनपुट देते हैं ना मशीन को, फंक्शन की भाषा में, फंक्शन की परिभाषा में, उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। एंड फंक्शन की परिभाषा में हम आउटपुट जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं रेंज। अब आगे जाकर मैं बोलूंगा सेट ऑफ
इनपुट्स सेट ऑफ आउटपुट्स। तो वो फंक्शन की बात चल रही है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि कोई फंक्शन अगर होगा तो उसमें हमें इनपुट देना पड़ता है और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। हमें आउटपुट तो 100% मिलेगा, लेकिन हमें जो इनपुट देना है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर हमारे फंक्शन में हमने अगर ऐसा इनपुट डाला कि जिसके वजह से हमारा फंक्शन वैनिश हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन वैनिश हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आवर फंक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन। वेल वेल डिफाइंड फंक्शन, क्या बोल रहा हूं? डिफाइंड वेल डिफाइंड फंक्शन। अगर किसी फंक्शन को वेल डिफाइंड फंक्शन बनना है तो आपको बहुत ही सोच समझकर इनपुट डालने पड़ते हैं। और इनपुट डालने पड़ते हैं मींस व्हाट? उसका जो डोमेन रहता है, हाँ, डोमेन वर्ड में ज्यादा नहीं यूज करूंगा, इनपुट बोलूंगा एज यू आर लर्निंग दिस फर्स्ट टाइम। जो इनपुट आप पुट करोगे आपके फंक्शन में, वो जो इनपुट्स रहते हैं उनको सोच समझ कर डालना। इसका मतलब क्या क्या है? जिसकी वजह से हमारी मशीन खराब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जूस मिक्सर अगर आपके पास है एज अ मशीन, एंड उस वो जूस मिक्सर क्या करता है? आपको फ्रूट्स के जूस देता है। तो फ्रूट्स के जूस देता है, तो फ्रूट्स के अगर जूस देता है तो फ्रूट्स का जूस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने फ्रूट्स इज योर इनपुट, फ्रूट्स आर योर इनपुट एंड आउटपुट क्या है? फ्रूट का जूस। लेकिन अगर फ्रूट की जगह पर आपने कल स्टोन डाला, हाँ, अगर आपने कल स्टोन डाला तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो फंक्शन है वो वैनिश हो, मतलब मशीन हमारी खराब हो जाएगी। क्या हमें आउटपुट मिलेगा? नो। सो आवर फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड फंक्शन, एंड फॉर दैट द इनपुट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। हम इनपुट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। कोई भी आकर ऐसा घुस नहीं सकता। मशीन के लिए भी जो इनपुट्स है उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनके ऊपर हम लिमिटेशन लगा देते हैं कि हाँ, यही यहाँ पे अलाउड है, दूसरी चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ऐसा होता है फंक्शन की थोड़ी सी कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो, लॉग भी एक फंक्शन ही होता है जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये जो मैंने लिखा, लॉग ऑफ ए टू द बेस b इज इक्वल्स टू c, इस पर्टिकुलर लॉगरिथमिक फंक्शन में, इस पर्टिकुलर लॉगरिथमिक फंक्शन में, या इस लॉग के एक्सप्रेशन में, आपको ये जो a दिख रहा है, b दिख रहा है और c दिख रहा है, ये जो a दिख रहा है, ये जो b दिख रहा है और ये जो c दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो a दिख रहा है आपको, a को हम बोलते हैं इनपुट ऑफ लॉगरिथम। क्या? इनपुट ऑफ लॉगरिथम। ये जो b दिख रहा है इसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? बेस ऑफ लॉगरिथम। और c जो आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑफ लॉगरिथम। इनपुट बेस एंड आउटपुट, इनपुट बेस एंड आउटपुट। ठीक है। हाँ, तो आगे जाकर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसको मैं बोलूंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो एज यूजुअल आपको पता है। तो लॉगरिथम, ये जो फंक्शन रहता है इसका एक रिवर्स फंक्शन रहता है। कौन सा? रिवर्स फंक्शन। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता था जिसको मैं इनवर्स भी बोल सकता था, बट एज यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम और आपकी 10th अगर हुई होगी, तो मैं इसी कारण यहाँ पे रिवर्स वर्ड यूज कर रहा हूँ। रिवर्स मतलब आपको आगे जाकर समझ में आएगा। बस आप फोकस करो कि log ऑफ a टू द बेस b अगर c के बराबर है, तो यहाँ पे देखो, अगर log ऑफ a टू द बेस b c के बराबर है, तो आपने बोला कि a इज योर इनपुट, b इज योर बेस एंड c इज योर आउटपुट। तो उस केस में अगर मुझे इस a की वैल्यू चाहिए या इस a को अगर फ्री करना है, तो मुझे लिखना पड़ता है a इज इक्वल्स टू b की पावर c। मतलब ये जो b है, b जो है वो यहाँ पे इस साइड जाता है और c को अपने सर पे चढ़ा लेता है। ठीक है। सो दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके। तो अब आपको मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज या इनपुट आउटपुट की जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे बता देता हूँ दोनों भी फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो a है इसको आप बोलोगे इनपुट ऑफ लॉगरिथम। ओके। b को बोलेंगे बेस ऑफ लॉगरिथम, b को क्या बोलेंगे? बेस ऑफ लॉगरिथम। और c जो आपका है उसको बोलेंगे आउटपुट ऑफ लॉगरिथम। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो c है इसको मैं बोलूंगा एक्सपोनेंट। क्या बोलूंगा? एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इनपुट होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंट आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इनपुट होता है। और ये जो b है, ये b होता है आपका बेस। b क्या होता है? बेस। समझ में आ रहा है?
ओके, और ये जो ए रहता है, ये ए क्या रहता है आपका, आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा हम हमारे कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके फिर से यही चीज मैं आपको बताता हूँ, सो दैट आपकी जो कंसेप्ट है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अगर मैं लिखूं log ऑफ 8 to the base 2 इज इक्वल्स टू 3, अब ये कैसे आया मैं बाद में बताऊंगा आपको। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो इस केस में ध्यान से देखो, ये जो लॉगरिथम का आउटपुट है वो एक्सपोनेंशियल का इनपुट है, लॉगरिथम का जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल का बेस है, और लॉगरिथम का जो इनपुट है वो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है। क्या है? लॉगरिथम का जो इनपुट है वो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है, इसी वजह से वो एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शंस हैं? रिवर्स फंक्शंस, और आई विल से इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन, अब इसी को हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। इनवर्स फंक्शन कब कहते हैं हम? कोई दो फंक्शन अगर हमारे पास है और एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट के बराबर है, दूसरे का इनपुट एक के आउटपुट के बराबर है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि दे आर द इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। यहाँ पे जो दिख रहा है उसको अच्छे से ग्रैप करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है, लेट मी मेक दिस क्लियर। ओके, मिनिमाइज मिनिमाइज। हम्म, तो यहाँ पे देखो, ये जो लॉगरिथम है इसकी जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है? आपको बेस, इनपुट और आउटपुट की कंसेप्ट समझ में आई है। तो log ऑफ a टू द बेस a अगर होगा तो आपका आंसर डायरेक्टली 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। और यहाँ पे log ऑफ a की पावर m रहेगी और बेस a रहेगा, तो इसका आंसर क्या बन जाता है? m बन जाता है। समझ में आ रहा है? लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और तीसरी और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं मैं, लॉग ऑफ, यहाँ पे अगर b होगा और यहाँ पे a होगा और इसका आंसर किसी c के बराबर है, ठीक है, तो हमें पता है कि हम b को a की पावर c लिखते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऐसा लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है log ऑफ b टू दी पावर m, मतलब हमारा इनपुट क्या है? b की पावर m। तो ये जो इनपुट b रहता है उसकी पावर जो रहती है ना m, वो नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है इन द सेंस वो log के आगे आ जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है किसके साथ? log ऑफ b टू द बेस a। ऐसा एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, फंक्शन जो रहता है वो बोलता है भाई मेरे अंदर जो आप इनपुट करने जा रहे हो चीजें, वो इनपुट करने वाली चीजें मेरे डोमेन में लाई करनी चाहिए। मतलब इनपुट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ log ऑफ b टू द बेस a इज माय लॉगरिथमिक फॉर्म, अगर मेरे पास कोई log ऑफ b टू द बेस a है, वो c के बराबर है। b को थोड़ा ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, आप भी थोड़ी सी केयर कर लेना, नहीं तो कई बार क्या होता है कि बेस और इनपुट को साथ में ही लिख दिया है ना। तो log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू c। अगर ऐसा है, अगर ऐसा लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म कब वैलिड रहेगा? जब आपका ये लॉगरिथमिक फंक्शन की डिमांड रहती है कि आपका जो b है, b इज योर इनपुट, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। मतलब b शुड बी पॉजिटिव। ओके, b हमेशा पॉजिटिव डालना चाहिए हमें। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर जो इनपुट डालने चाहिए वो कैसे डालने चाहिए हमें? वो इनपुट्स हमारे पॉजिटिव इनपुट्स होने चाहिए। ये जो हमारा बेस रहता है ना, वो बेस कभी भी हमारा 1 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा। और बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, और कभी भी 1 नहीं रहना चाहिए। दैट इज द डिमांड ऑफ फंक्शन। और आपका जो आउटपुट रहता है, आउटपुट ये इनपुट हो गया, इनपुट आपका कैसा रहना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। आउटपुट क्या रहेगा? सी। आउटपुट जो आपका आएगा वो आउटपुट आपका या तो पॉजिटिव आ सकता है,
या तो निगेटिव आ सकता है या तो जीरो आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपको बता देता हूँ कि एनी लॉग ऑफ वन टू द बेस एनीथिंग। तो बेस आपको पता है कि लॉग का बेस क्या होना चाहिए, वो वन नहीं होना चाहिए, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। नहीं तो एनी बेस मतलब आप कुछ भी डालोगे, है ना। लॉग ऑफ वन टू द बेस ए अगर होगा तो इसका आंसर हमेशा जीरो आता है। लॉग वन, बेस कोई भी होने दो, हाँ, लेकिन बेस के लिए आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन की डिमांड। अगर किसी नंबर को लॉग के बेस की जगह पर जाके बैठना है, तो उसके लिए उसको कौन सी प्रॉपर्टीज फुलफिल और कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, वो वन नहीं होना चाहिए और वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और लॉग ऑफ वन टू द बेस ए लोगे, अगर आपका इनपुट वन है तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। विच आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हमारे कंसेप्ट को आगे लेकर जाते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। तो मैंने आपको यहाँ पे जो चार प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई है, उन चार प्रॉपर्टीज को अच्छे से अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगी चीजें, है ना। चार प्रॉपर्टीज, उन्हीं चार प्रॉपर्टीज पे मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करूंगा आज, बाकी की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो लॉग ऑफ 16 टू द बेस 10, 16 टू द बेस 2। बेस क्या है, 2 है, इनपुट क्या है, 16 है। क्या ये फंक्शन वैलिड फंक्शन है? यस, वेल डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि इनपुट हमारा ग्रेटर देन जीरो है, आउटपुट सॉरी बेस हमारा क्या है, बेस हमारा वन नहीं है, बेस हमारा पॉजिटिव है। सो दिस इज द वेल डिफाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ, पहली बात तो ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? यस, 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 की पावर 4 16 होता है। अब आपको पता है कि ये जो इनपुट है हमारा 2 की पावर 4, ये पूरा इनपुट है, लेकिन ये जो है 2, उसकी पावर जो है वो पावर आगे आ जाती है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। और जैसा ही हमारा इनपुट और बेस एक बन गया, है ना, इनपुट और बेस सेम सेम बन गया, तो इस एंटिटी का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। तो इस पूरे मतलब लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। हाँ, दूसरा वे भी होता है इसको सॉल्व करने का। हाँ, दूसरा वे कौन सा है कि मैंने आपको बताया कि log ऑफ 16 टू द बेस 2 किसी y के बराबर है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो अगर मुझे 16 किसके बराबर है, या इस लॉगरिथम से इस 16 को फ्री करना है, तो 16 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 की पावर y। अब बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है y की जो 2 की पावर में चढ़ाई जाए तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4। मतलब हम बोलेंगे कि ये जो y है ये वो 4 के बराबर है। ये दूसरा वे है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन जैसे जैसे हम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे ना, उस केस में हम ऐसा सोच नहीं पाएंगे कि 2 की पावर क्या रखी जाए सो हमारा आंसर 16 आएगा। सो फॉर दैट वी नीड द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सेकंड देखो। अब सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो है, हाँ, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2। 4 टू द बेस 2 वेरी सिंपल। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और बेस क्या है 2, 2 आगे आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, दैट इज आंसर इज 2, 2 इंटू 1 दैट इज। समझ में आ गया, इजी है। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, थर्ड प्रॉब्लम, और आगे आगे जाकर हमारी लेवल भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। थर्ड प्रॉब्लम है लॉग ऑफ 1/4 टू द बेस 2। अब क्या करेंगे, अब सोचो 4 को क्या लिखेंगे। अरे आपको ये बेसिक चीजें याद होगी, लॉज ऑफ इंडाइसेस की वगैरह। एक्स की पावर माइनस एन अगर होगी तो उसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर एन, इजंट इट। अगर हमारे पास एक्स nth रूट ऑफ एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/n। समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे अगर हमारे पास होगा x की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर माइनस n। जैसे जैसे हमें बेसिक की नीड लगेगी वहां पे मैं साइड में चीजें लिखूंगा। तो इस 1/4 को क्या मैं 4 की पावर -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल है ना। अगर मेरे पास x है तो इस x को x की पावर -1 है तो 1/x लिख सकता हूँ। x की पावर 1 है तो इसको 1/x की पावर -1 भी लिख सकता हूँ।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस 1/4 को मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 4 की पावर -1, मतलब 1/4 टू द बेस 2। अब आपको पता है पावर नीचे आ जाती है, तो -1 इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 बन जाएगा। अब देखो ये जो 2 है, ये जो 4 है, इसको अगेन हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ये जो 4 है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, टू द बेस 2 है, तो 2 की पावर 2 जो है 2 नीचे आ जाएगा, तो ये -1 इंटू 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2 बन जाएगा, है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज -2। समझ में आ गया? इजी है। अब आगे देखो आप, क्या ये वेल डिफाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन था? यस। 1/4 पॉजिटिव है, 2 हमारा 1 नहीं है, मतलब बेस हमारा 1 नहीं है, और बेस हमारा ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो आप, थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाने का ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्या है? लॉग ऑफ 4 टू द बेस 1/2, है ना? लॉग ऑफ 4 टू द बेस 1/2। अब देखो, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब अब यहाँ पे क्या है? बेस ही 1/2 है। समझ में आ रहा है आपको? बेस ही 1/2 है। अब क्या करें? समझ में आ रहा है ना आपको? अब मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 के जरिए जगह पर अगर मैं यहाँ पे 2 बना पाया, अब कैसे बनाऊंगा? देखो, क्या मैं इस 4 को, देखो क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, और इसी को मैं क्या 1/2 की पावर -2 भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी। अब यहाँ पे ये जो 4 है, इसको मान लो मैंने 2 की पावर 2 लिखा, उसका बेस 2 है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2 की पावर 2 है, वो पावर 2 नीचे आ जाएगी। हाँ, बेस 1/2 है ना हमारा, बेस हमारा 1/2 है, बेस हमारा 1/2। अब पावर 2 नीचे आ जाएगी, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 1/2। अब फिर भी क्या करेंगे, है ना? अब हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा। अरे भाई, यहाँ पे कैसे सोचें? अब ये जो 2 है ना, इस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1/2 की पावर -1। फिर भी हमारी बात यहाँ पे नहीं जम रही है। सो दैट इज द ट्रिकी वन। ओके, ट्रिकी वन मतलब मैं इसका आंसर अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको वो प्रॉपर्टी नहीं बताई है। प्रॉपर्टी आगे जाकर आपको समझ में आएगी। लेकिन अब फिलहाल आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे से करो। इसको हम y के बराबर कहेंगे, मान लो। अनदर अप्रोच, है ना? अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो अनदर अप्रोच जो हमने अभी देखा है, क्या देखा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये इसको y के बराबर बोला, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 4 इज इक्वल टू, या y की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है आपको? अब आप बताओ, पावर 1/2 का मीनिंग क्या रहता है? x की पावर मान लो 1/2 है, तो इसका मतलब क्या रहता है? √2, सॉरी, √x, √x। तो यहाँ पे क्या रहेगा? √x। समझ में आ रहा है? x की पावर 1/3 का मीनिंग क्या रहता है? √x। और x की पावर 1/n का √x। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इस y को मैंने अगर ऐसे लिखा, √y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या रहेगी? बाय योर इंट्यूशंस, y 16 रहा होगा। या अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, तो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 16। तो आंसर क्या है इसका? आंसर क्या आया? 16 आया। तो लॉग ऑफ 4 टू द बेस 1/2 इज इक्वल्स टू 16। समझ में आ रहा है? देर आर मल्टीपल अप्रोचेस, तो अप्रोच अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है। ओके। ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। बहुत ही बड़ी गलती है बताते वक्त। मैंने दो प्रॉब्लम है इसके जैसे। यहाँ पे ना आपका आंसर ये नहीं आएगा, इसलिए मुझे लगा था। अब फिर से मैं आपको बताता हूँ, यही चीज मैं फिर से वापस बताता हूँ। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बताता हूँ। लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू, मान लो c है,
तो b इज इक्वल टू a की पावर c बन जाता है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमने उल्टा लिखा। ओके, तो 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y, तो ऐसे सोचना है। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर वो प्रॉपर्टी में आपको बता देता, क्योंकि इस 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, और -1 जो है वो डिवीजन में जाएगा, तो इसका आंसर माइनस का, ओके, -2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम थोड़ा उल्टा अलग वे से सोचने का ट्राई करेंगे। तो ये 4 आंसर आए, 1/2 की पावर ऐसे क्या रखी जाए सो दैट हमें आंसर 4 आ जाए। सोचो थोड़ा, आंसर 4 आना है, मतलब 1/2 तो छोटा है, उसकी पावर अगर हम बढ़ाएंगे, 1 से छोटा नंबर है उसकी पावर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ाएंगे इन द सेंस पॉजिटिव पावर अगर रखेंगे तो और छोटी छोटी वैल्यू हमें मिलती जाएगी। इसीलिए हमें जो पावर रहेगी वो हमें निगेटिव डालनी पड़ेगी, ये तो फिक्स हो गया। अब निगेटिव कैसे डालें, समझ में आ रहा है आपको, निगेटिव पावर कौन सी डाले? तो अगर 1/2 की पावर -1 डाली तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अगर 1/2 की पावर -2 डाली तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2, मतलब ये 1/2 की पावर -2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो ये 2 की पावर -2 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो इसका मतलब y हमारा क्या होना चाहिए, y हमारा होना चाहिए माइनस का 2। तो इसका आंसर क्या है, log ऑफ 4 टू द बेस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। सॉरी फॉर दैट, मैंने अलग, है ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है अगला वाला। और मैं ये 4 प्रॉपर्टीज के जरिए मैं आगे वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो अप्रोच है लॉगरिथम की तरफ देखने का वो धीरे धीरे बिल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टीज बता दिए और सारी प्रॉपर्टीज का जमनल हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा आई थिंक। हाँ, अब है लॉग ऑफ 1/4 वाला क्वेश्चन दिया क्या मैंने, ओके, 1/4 वाला क्वेश्चन मैंने दिया है या नहीं दिया है, ओके 1/4 वाला भी दिया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लॉग ऑफ 1 टू द बेस, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन, अरे लॉग के अंदर अगर आपको 1 दिखा तो आंसर क्या लिख देना 0, लेकिन बेस आपका क्या है देखो 2 है, 2 है क्या ग्रेटर देन 0, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो हमारा बेस रहता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, अब log 1 टू द बेस 2 0 ही क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है एनी नंबर रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है, तो मान लो मैंने लॉगरिथम के अंदर कोई भी नंबर डाला, उसकी पावर 0 डाली, तो इसका मतलब है मैंने लॉग के अंदर 1 डाला है। समझ में आ रहा है आपको, और बेस आपका कोई भी ए होने दो। समझ में आ रहा है आपको, लॉग के अंदर 1 को, ये जो log 1 टू द बेस ए है, इसी को मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, okay, थोड़ा सा इसको साइड में लिखता हूँ, ये जो log ऑफ 1 टू द बेस ए है, इसको क्या मैं log ऑफ x की पावर 0 टू द बेस ए लिख सकता हूँ। यस, अब ये जो पावर 0 है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या करेगी, लॉगरिथम के प्रॉपर्टी के जरिए ये जो 0 पावर है वो नीचे आ जाएगी, 0 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस ए, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसी वजह से log ऑफ a टू द एनी, log ऑफ 1 टू द एनी बेस a इज ऑलवेज 0। ठीक है, और मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देने का ट्राई करता हूँ, सो दैट, ये इतना बेसिक क्यों चल रहा है, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑन लॉगरिथम, तो आगे थोड़ा सा फास्ट होगा। तो फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, log ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 टू द बेस 2, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो पहले तो अंडर रूट ऑफ 2 का मीनिंग क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ 2 क्या रहता है 2 की पावर हाफ, क्योंकि आपको मैंने अभी 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 बताया रूट एक्स क्या रहता है x की पावर हाफ। अब 2 की पावर हाफ है, ये अंडर रूट ऑफ 2 बन गया, लेकिन उसका फिर से अंडर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर फिर से ये √2 है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर √2, इसका मतलब क्या रहेगा 2 की पावर हाफ रूट में, तो इसका मतलब क्या रहेगा 2 की पावर हाफ की पावर हाफ। तो आपको एक चीज पता होगी, अगर नहीं पता होगी तो अभी देख लो, x की पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर m इंटू n। समझ में आ रहा है, x की पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर m इंटू n। तो ये जो 2 की पावर, ये जो
रूट 2 के अंदर रूट के अंदर रूट 2 आपको दिख रहा है, उसको क्या लिखूंगा, रूट के अंदर 2 की पावर हाफ, इसी को हमने क्या लिखा, 2 की पावर हाफ की पावर हाफ, और इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर हाफ इंटू हाफ, यानी 2 की पावर 1/4। समझ में आ रहा है? मतलब हमें क्या निकालना है, लॉग किसका निकालना है, इस रूट के अंदर रूट 2 है उसका लॉग निकालना है, यानी लॉग ऑफ 2 की पावर 1/4 निकालना है, 2 द बेस 2। अब 1/4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, log 2 to the base 2। तो log 2 to the base 2 तो 1 बन गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1/4। समझ में आ रहा है? आप लिखते वक्त अच्छे से लिखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंशियली और स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा है, ये तो लिखा है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए। अब और एक एग्जांपल, उसके बाद हम थोड़ा सा, टाइम कितना हुआ है मुझे देखने दो, वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ओके, 30 मिनट्स का वीडियो हुआ है। तो सिक्स्थ प्रॉब्लम यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है, लॉग ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द बेस 2। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। किसको, सेवेंथ रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये 2 यहाँ पे दिया है, मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, सेवेंथ रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 2। समझ में आ रहा है? अब फिफ्थ रूट ऑफ 2 को क्या लिख सकता हूँ, ये सेवेंथ रूट ऐसे ही, और फिफ्थ रूट ऑफ 2 को 2 की पावर 1/5, यहाँ पे मैंने बताया एक्स की पावर nth रूट ऑफ एक्स, यानी एक्स की पावर 1/n। ठीक है? अब ये जो अंदर जो जो कुछ भी मसाला है, उसको मान लो स्टार है, कोई भी स्टार, तो स्टार सेवेंथ रूट ऑफ स्टार क्या बन जाएगा, स्टार की पावर 1/7। तो ये जो हमारा स्टार यहाँ पे अंदर है, जो कुछ भी मसाला है, उसकी पावर 1/7, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1/5 इंटू 1/7। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1/35। ओके, मतलब हमें लॉग किसका निकालना है, लॉग ऑफ, ये जो निकालना है ना, ये किसके बराबर है, लॉग ऑफ 2 की पावर 1/35 टू द बेस 2। तो 1/35 तो नीचे चला आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, जिसका आंसर क्या बना, 1/35। सो 1/35 इज द आंसर ऑफ दिस। समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट भी हो रहा होगा, आपको थोड़ा सा फास्ट भी लग रहा होगा, क्योंकि आपको आदत है। 10th तक क्या होता है, बहुत ही स्लो स्लो पढ़ाया जाता है, लेकिन 11th 12th में जैसे आप आते हो, तो लेवल ऑफ मतलब सिलेबस ही बढ़ जाता है, तो टीचर को भी थोड़ा सा सिलेबस के ओरिएंटेड पढ़ाना पड़ता है, उस स्पीड को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, नहीं तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। ओके, अब सेवेंथ क्वेश्चन है, लॉग ऑफ √2 टू द बेस 1/2। फिर से लॉजिकल क्वेश्चन। हम्म अब इसको क्या करेंगे, हाँ आप सोच सकते हो कि √2 को क्या लिखा जाए, 2 की पावर 1/2 लिखा जाए, लेकिन यहाँ पे हाफ है ना, बेस बेस तो, बेस और इनपुट तो कभी भी सेम नहीं होगा। लेकिन क्या करेंगे फिर, इस केस में क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि आप y के इक्वेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। अब इस वे से, इस अप्रोच से हम क्यों नहीं जा सकते, इस अप्रोच से हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अगर मेरा 1/2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 टू द बेस 1/2। अब क्या ये इनपुट और क्या ये बेस सेम है, इनपुट और बेस हमारा सेम नहीं है, तो ये 1 नहीं बन जाएगा। और हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करनी, डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ √2 टू द बेस 1/2 है ना, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसको थोड़ी देर के लिए हम क्या बोलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट दैट इज इक्वल्स टू y। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा, √2 इज, अब ध्यान से, 1/2 की पावर y, 1/2 की पावर y। ओके, अब ये √2 यानी क्या है, ये 2 की पावर 1/2 है, और ये क्या है, 1/2 की पावर y। तो 1/2 की पावर ऐसी क्या रखी जाए, 1/2 की पावर क्या रखी जाए, सो दैट हमारा आंसर √2 आ जाएगा। इसको 2 की पावर 1/2 बोलो या √2 ही बोलो। तो यहाँ पे इसकी पावर देखो, 1/2 की पावर तो मुझे निगेटिव ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे √2 आंसर चाहिए। तो इसके लिए देखो, 1/2 की पावर अगर -1 डालता हूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, 2। समझ में आ रहा है? 1/2 की पावर -1 डालूंगा तो 2। ऐसा कैसे, मैंने बताया था, लेकिन फिर भी चलो, नया क्वेश्चन है तो यहाँ पे
नई शुरुआत, है ना। 1 की पावर -1 इज 1, 2 की पावर -1 इज 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 1 दैट इज 2। अब 1/2 की पावर -2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर -2 दैट इज 2 की पावर 2। मतलब जैसे जैसे हम निगेटिव वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमें तो बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, तो y की जगह पर हमें क्या डालना पड़ेगा। मान लो अगर मैंने y की जगह पर -1/2 डाला, हाँ, तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, सोचने में हमें कोई भी मतलब वही तो अप्रोच हमारा डेवलप होना चाहिए कि हम उस वे से सोचे कि अरे -1/2 से क्या हो जाएगा। 1/2 से हमें स्क्वायर रूट मिलता है, समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं अगर मैं x की पावर 1/2 डालू तो इसका मीनिंग रहता है स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर x की पावर -1/2 डालू तो इसका मीनिंग क्या रहता है, 1/√x। मीनिंग मतलब ये किसके इक्वल रहता है, 1/√x के, क्योंकि 1 की पावर x की पावर -1/2 किसके बराबर रहेगा, 1/x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 यानी √x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उस वे से सोचा और मैंने बोला -1/2 अगर पावर डालेंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब 1/2 की पावर अगर -1/2 डाली, यहाँ पे y है ना, तो y की जगह पर लेटेस्ट से y की जगह पर मैंने y 1/2 ट्रायल एंड एरर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 की पावर -1/2 दैट इज 1, और नीचे क्या बन जाएगा, 2 की पावर-1/2। 2 की पावर-1/2 ऊपर जाएगा ना, वो -2 की पावर-1/2 है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और पावर पॉजिटिव बन जाएगी, तो 2 की पावर हाफ। 2 की पावर हाफ यानी √2। मतलब y की जगह पर हमें क्या डालना चाहिए, -1/2 डालना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट अवर रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब y हमारा -1/2 होना चाहिए, दैट इज हमारे आंसर में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो log ऑफ √2 है वो -1/2 के बराबर है। समझ में आया। सो दैट्स इट। आज हम यहाँ तक ही लेते हैं, या मुझे एक बार टाइम चेक करने दो, क्योंकि दो प्रॉब्लम के लिए और 4 मिनट हम चल सकते हैं। दो प्रॉब्लम और लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना, टीचर का अप्रोच ये रहता है कि अरे 4 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, तो और भी एक दो क्वेश्चन किए जाए, है ना। सो यहाँ पे देखो और एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। लॉग ऑफ 1/2√3 टू द बेस, सॉरी 2√3 नहीं, 2 - √3 टू द बेस 2 - √3। अब देख के तो ये बहुत ही डरावना लग रहा है, लेकिन डरावना है नहीं। इस ये जो 2 - √3 है ना, ये डरावना है ना, इसकी जगह पर कुछ भी पुट कर दो, है ना। लेकिन ये वैलिड लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, टू देखो, 2 में से अगर √3 माइनस होगा, √3 की वैल्यू 1.7 कुछ तो ऐसी रहती है ना, 1.8 या 1.7, मुझे भी नहीं पता। तो ये जो 2 - 2 से छोटा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, तो मतलब लॉगरिथम का बेस भी पॉजिटिव है और लॉगरिथम के अंदर जो चीज डाली है वो भी पॉजिटिव है, दैट इज द अप्रोच। मतलब ये वेल डिफाइंड लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 1/x होगा तो आप x की पावर -1 के बराबर लिख सकते हो। तो ये जो है, इसको क्या में 2 - √3 की पावर -1 ऐसा लिख सकता हूँ, और बेस हमारा है 2 - √3। अब -1 जो है पावर वो आगे चली आ जाएगी और यहाँ पे बनेगा लॉग ऑफ 2 - √3 टू द बेस 2 - √3। और यहाँ पे बेस और इनपुट तो हमारा भाई चमक गया, हमें चमक गया कि यहाँ पे बेस इनपुट सेम आ गया। बेस इनपुट अगर सेम आ गया, आंसर लॉगरिथम का 1 आ गया। ठीक है, और ये -1 है, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो -1 आंसर आ गया, तो इस लॉगरिथम का आंसर क्या है, -1। ओके, दूसरा क्वेश्चन। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन भी फास्ट फास्ट, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करें। 1/, इनपुट क्या है, 1/2 - √3 टू द बेस 2 + √3। अरे भाई यहाँ पे तो चकमा दे दिया, है ना। अरे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बस आपको थोड़ा सा क्रिटिकली और बेस्ट लॉजिक एंड क्लियर अप्रोच होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो अब क्या करेंगे। जब कभी भी मुझे ऐसा कॉन्जुगेट पेयर में चीजें दिखी, मुझे मेरा क्लास 10 क्लास 9 याद आता है ना। वन टेक्निक वी यूज टू हैव, दैट इज रूट। मतलब रूट वाली चीजें दिखी तो रैशनलाइजेशन, सो रैशनलाइजेशन करो। अरे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो रैशनलाइज करके देखो, है ना। नहीं तो आंसर तो, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि चलो रैशन एक 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 अच्छा एक पॉजिटिव अप्रोच से जाए। तो चलो रैशनलाइजेशन इज वन ऑफ द ऑप्शन।
हाँ रैशनलाइजेशन किया, मतलब कॉन्जुगेट पेयर से मैंने क्या किया, डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इस एक्सप्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बना log ऑफ 2 प्लस रूट थ्री टू द बेस। हाँ अब ये देखो यहाँ पे जो आपको 2 माइनस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री दिख रहा है, वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसे दिख रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, और इसका जो बेस है वो क्या है, 2 प्लस रूट थ्री। अब ध्यान से देखो, ये जो लॉग है, लॉग के अंदर क्या डाला है हमने, 2 प्लस रूट थ्री, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर 3, और बेस क्या है इस लॉगरिथम का, 2 प्लस रूट थ्री। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 2 प्लस रूट थ्री अपॉन वन, तो अपॉन वन लिखने की जरूरत नहीं है, और बेस भी क्या बन गया हमारा, 2 प्लस रूट थ्री। बेस इनपुट सेम दिख गया, मतलब चमक गया है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1। मतलब देखते वक्त हमें लगता है कि भाई क्वेश्चन में तो मतलब मुश्किल है, लेकिन अगर हमें अप्रोच प्रॉपर पता होगा कि यहाँ पे क्या यूज करना है। कई बार क्या होता है कि हमें मतलब लगेगा कि भाई अगर रैशनलाइजेशन कर, मतलब रैशनलाइजेशन मान लो हमें रैशनलाइजेशन क्लिक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने उसकी तरफ देखा, तो रैशनलाइजेशन से बहुत टाइम जा सकता है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। इतना सोचने से अच्छा है कि एक ट्राई अपना दे दिया जाए, ठीक है। अगर एक ट्राई देंगे, अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ दो, है ना। दूसरा अप्रोच भी होगा ना, तो दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसा है, वी शुड ट्राई। तो मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम रहते हैं उनको डरना नहीं है, थोड़ा सा 3-4 मिनट तो सोचना है। सोचना है मतलब सोचने में पूरा टाइम नहीं निकालना, मतलब 4-5 मिनट आपका खुद का ट्राई होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो तो, या किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो 4 से 5 मिनट आपको खुद के देने हैं। अगर उसके बाद फिर भी हमें आंसर नहीं आ रहा है, या अप्रोच नहीं लग रहा, या सॉल्यूशन की तरफ हमें कैसे जाना है ये नहीं पता है, तो हमें फिर सॉल्यूशन देखना चाहिए। लेकिन 5 मिनट तो हमें हमारे ब्रेन को सोचने में लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले ही मिनट में सॉल्यूशन देखने लगे, तो उससे क्या हो जाएगा पता है, आपका मीन्स यू विल बी मेंटली हैंडीकैप बन जाओगे, क्योंकि आप अपने ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं दे रहे हो, आप लॉजिकली थिंक ही नहीं कर पा रहे हो। आपको तो बस सॉल्यूशन चाहिए, क्विकली चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर मैथमेटिकल पावर पावर यानी मैथमेटिक्स में आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ानी है ना, तो आपको इसी अप्रोच से चलना पड़ेगा। 5 मिनट खुद के देने हैं। देखो, बहुत अलग अलग अंदाज से सोचो, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद अगर फिर भी ना हो जाए, तो आप सॉल्यूशन देखो। और सॉल्यूशन भी ऐसा देखा और एक बाय एक स्टेप ऐसे लिखनी स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक बार पूरा सॉल्यूशन देखना है, अरे यहाँ पे मेरी गलती हुई, अरे ऐसे करना था इस, है ना। तो पूरा एक बार सॉल्यूशन देखा, उसके बाद सॉल्यूशन बंद कर देना है कॉपी पे, अपने मन से इन द सेंस खुद से लिखना है, विदाउट लुकिंग टू द सॉल्यूशन, है ना। अप्रोच आपको पता चला, नहीं तो अगर छापने की आदत लगी ना मैथमेटिक्स में, तो आप बस रट्टू पोपट बन जाओगे, है ना। अप्रोच आप में कभी भी डेवलप नहीं होगा। यही प्रॉब्लम होता है जो बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनकी डिमांड थोड़ी अलग रहती है, कॉम्पिटिटिव की डिमांड थोड़ी अलग रहती है। सो ओके, यहाँ पे हमारा टाइम भी बहुत हो चुका है। अब हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे, और अगला वीडियो भी मैं कल अपलोड करूंगा। सो आज का जो हो रहा है वो अच्छे से करो, और ट्रस्ट करो, बिलीव करो, सारी चीजें आप तक अच्छे से डिलीवर हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।